दोस्तों नमस्कार। देखो बायोलॉजी की लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा करी थी जेट और आईसीआर के सिलेबस के बारे में। अब उसी ही सिलेबस में से अपन को टॉपिक आज शुरू करना है और शुरू करके आपको एक अंजाम तक, एक रिजल्ट तक पहुंचाना है। और उसके लिए आज मैं लेकर आया हूं एक पहला टॉपिक। वो कौन सा है? प्लांट फिजियोलॉजी। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने उस टाइम में भी, उस क्लास में भी ये कहा था कि ये सबसे अच्छी और सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा नंबरों वाली यूनिट है और ये बॉटनी के सिलेबस में है। बॉटनी का सिलेबस अपन शुरू कर रहे हैं और बॉटनी की कौन सी ए यूनिट जो है ना, उसका लास्ट टॉपिक जो है वो वहाँ से अपन शुरू करेंगे। देखो मैं एक एक चीज़ तुम्हें गिना गिना के पूरी कंप्लीट बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की पढ़ने में, कोई क्वेश्चन सोल्व करने में या कोई चीज़ें ठीक करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। अब अपन देखो चर्चा करेंगे सबसे पहले यूनिट की, और ये यूनिट कौन सी है? प्लांट फिजियो की है साहब। चलो शुरू करें, इसको शुरू करते हैं साहब। तो सबसे पहले तो अपन प्लांट फिजियोलॉजी है क्या? पादप की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पादप के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उन सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाती है? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। अब वो जैविक क्रियाएं कौन कौन सी पादपों में किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, उन सब की चर्चा करना क्या कहलाती है? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। देखो एक सजीव को अपन पढ़ते हैं तो सजीव में सारी जैविक क्रियाएं होती है, सारी उपापचयी क्रियाएं होती है। इन समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन सबसे पहले किया था, आप जैसे एक बड़े विद्वान थे, बॉटनिस्ट थे, बहुत बड़ा योगदान है उनका फिजियोलॉजी में। उनका नाम है स्टीफन हेल्स। क्या नाम है? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले इस जैविक क्रिया के बारे में या पादपों की कार्यकिकी के बारे में समझाया था, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियो। मतलब पादप कार्यकिकी के जनक कौन माने जाते हैं? स्टीफन हेल्स माने जाते हैं। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले इनकी कार्यकिकी के बारे में एक बुक लिखी थी, द वेजिटेबल स्टडीज। ये इनकी बुक है। कौन सी? द वेजिटेबल स्टडीज। किन की बुक है साहब? इन स्टीफन हेल्स की बुक है। तो उस पादप के अंदर जितनी भी सारी जैविक क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, उन सब के अध्ययन के लिए एक बुक मानी जाती है। बहुत अच्छी बुक इन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित की, स्टीफन हेल्स ने। कौन सी? द वेजिटेबल स्टडीज। अब सुनो जी, अपन को इन जैविक क्रियाओं को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एक पादप को किसकी आवश्यकता होती है साहब? अवशोषण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन इस यूनिट के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन जल अवशोषण। तो उस जल अवशोषण के लिए उस जल के क्या गुण हैं, उस जल के लिए क्या उसकी घटनाएं हैं, और वो जल कितने प्रकार का होता है, और उस जल की क्रियाविधि क्या है, इन सब की चर्चा अपन को करनी है। देखो पादप के अंदर सबसे पहली आवश्यकता किसकी है? जल की। भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, स्वपोषी होते हैं, लेकिन उसके लिए उसको CO2 को अवशोषित करना और जल को जड़ों से अवशोषित करना, ये जो मेन घटना है उसकी या मेन उसकी क्रिया है ना, वो सारी उसके अंदर होगी। अब सुनो, इस जल अवशोषण के लिए जो पादप के अंदर जल होता है ना, उस जल अवशोषण के लिए मुख्य घटना काम करती है, घटनाएं वो यहां दो पढ़ के चलनी है अपन को। एक तो है विसरण और दूसरी कौन सी?
प्रासरण। विसरण प्रासरण की परिभाषाएं, इनके प्रकार, इनके लक्षण या इनकी विशेषताएं, इनसे उत्पन्न होने वाले दाब या बल, इनकी चर्चा अपन को इसमें करनी है। मेन विसरण और प्रासरण को लेकर इसमें अपन को चलना है। उसमें जो जो भी टॉपिक आपके यहां कंप्लीट आते जाएंगे ना, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। मतलब देखो सुनो, पहले एक बार गिना दूं ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है वाटर रिलेशन, जल संबंध। तो उस जल संबंध के लिए जल से संबंधित गुण हो गए, जल से संबंधित क्रियाएं या घटनाएं हो गई, और घटनाओं में विसरण और प्रासरण और इनकी पूरी डिटेल हो गई, और इनके संबंधित जो भी दाब या जो भी बल या जो भी अन्य क्रियाएं साथ में चलती है ना, उनके बारे में पूरी कहानी होगी। ये चीज तो आपके पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में अपन चर्चा करते हैं ना, तो दूसरे चैप्टर में आता है साहब पादपों में क्या होता है, जल का अवशोषण। इस जल का क्या होगा, अवशोषण। तो इस जल अवशोषण के लिए जल के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी जल कितने प्रकार का होता है, कहां से कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन सा जल वो अवशोषित करते हैं वो, और अवशोषण करने वाले अंग हो गए, उनकी चर्चा अपन को यहां करनी है कि किन किन अंगों के द्वारा ये जल अवशोषित किया जाता है। और फिर इसके बाद में अवशोषण की क्रियाविधि, अवशोषण की क्या होगी, क्रियाविधि। दो सिद्धांत अपन पढ़ेंगे यहां, एक तो सक्रिय और दूसरा कौन सा, निष्क्रिय जल अवशोषण। दो क्रियाएं हैं, एक तो सक्रिय जल अवशोषण, दूसरा कौन सा है, निष्क्रिय जल अवशोषण। और इन निष्क्रिय सक्रिय के लिए तीन प्रकार के मार्ग, तीनों मार्ग कौन कौन से, एक तो सिम्प्लास्ट, दूसरा कौन सा, एपोप्लास्ट, और तीसरा कौन सा, रसधानीय मार्ग। ये तीनों मार्ग अपन को किस में पढ़ने हैं, जल अवशोषण में पढ़ने हैं। तो जल संबंध ये पहला चैप्टर, अवशोषण दूसरा चैप्टर, और फिर इसके बाद में इसको प्रभावित करने वाले कारक। दूसरे चैप्टर में जल से जो भी घटनाएं, जल से रिलेटिव जो भी चीजें सारी आती है ना, वो किस में आ जाती है, दूसरे चैप्टर में आ जाती है, कंप्लीट आपके सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाती है। फिर इसके बाद तीसरे चैप्टर में देखो रसारोहण। रसारोहण का मतलब होता है लंबी दूरी तक, लंबी दूरी तक परिवहन। वो लंबी दूरी तक परिवहन किस प्रकार से होता है, तीसरा पॉइंट था ये आपका, लंबी दूरी तक परिवहन किस प्रकार से होता है। इसमें सिद्धांत आता है जैव शक्तिवाद पहला, तो दूसरा सिद्धांत अपन पढ़ते हैं इसमें कौन सा, मूल दाब, और अगला पढ़ते हैं अपन इसमें कौन सा, भौतिकवाद। जैव शक्तिवाद की भी तीन चीजें हैं, स्पंदन वाला आएगा, रिले वाला आएगा, और पंपिंग वाला आएगा। ठीक है, मूलदाब किसका, प्रिस्टले वाला सिद्धांत आएगा, और भौतिकवाद में किसका, डिक्सन और जोली। जोली को ऐसे लिखो, जोली, डिक्सन और जोली का सिद्धांत। डिक्सन जोली के सिद्धांत का नाम देंगे अपन आसंजन, आसंजन और सहसंजनवाद। ये आपके कौन से चैप्टर में हो जाएगा, तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में ये सारी चीजें आपकी इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपन को पढ़नी है। आगे चलो जी, चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर अपन को पढ़ना है कौन सा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन वाला जो टॉपिक आता है, इसमें से क्वेश्चन भी आपके लगभग हर बार टकराता है। तो सबसे पहला तो साहब इसकी खोज किसने की, कब की,
फिर इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन अंग कौन सा होता है, अंग कौन सा साहब, रंध्र। तो रंध्रों के दो टॉपिक हो जाएंगे, एक तो रंध्रों की संरचना हो गई और दूसरा रंध्रों का क्या हो गया बालको, प्रकार हो गया। यानी रंध्र की संरचना और दूसरा रंध्रों का प्रकार, ये अपन को अगले टॉपिक के अंदर पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद इन रंध्रों की संरचना आ जाएगी, संरचना तो आएगी ना, संरचना तो आ गई, संरचना आ गई तो नेक्स्ट इन रंध्रों के खुलने बंद होने की, खुलने बंद होने की क्या आएगी, क्रियाविधि आएगी। फिर इसके प्रमुख जो कारक हैं वो आ जाएंगे और इसी के अंदर लास्ट टॉपिक आपका आ जाएगा कौन सा, बिंदु स्राव, गुटेशन, और इसी के अंदर कौन सा है, रस स्राव। यानी स्टार्टिंग चीजें से आपसे लेकर एंड तक की सारी चीजें आपकी किस में आ गई, वाष्पोत्सर्जन में आ गई। यानी वाष्पोत्सर्जन की सारी चीजें अपन को इसके बारे में या इसके इर्द गिर्द अपन को समझनी है, कंप्लीट चर्चा अपन को करनी है। आगे चलो, आगे वाष्पोत्सर्जन के बाद अपन अगले टॉपिक में कौन सा है, देखो देखिए एक बार ये कौन सा था, चौथा था ना, तो अब देखो पांचवा पादपों में कौन सा, खनिज पोषण, ठीक है। पादपों में क्या पढ़ना है अपन को, खनिज पोषण, और खनिज पोषण आपको पता है किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से, इसलिए इनको बोलते हैं मृदा खनिज। तो मृदा खनिज के अंदर खनिज पोषण तत्व आते हैं, तो यहां पर अपन को पढ़ना है तत्वों के प्रकार। बेटा देखो दो दो तीन तीन बार एक एक चीज को आप रिवाइज करोगे, बार बार समझते जाओगे ना, तब आपको सिलेबस अंगुलियों पे हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं। जिस दिन सिलेबस अंगुलियों पे हो जाएगा उस दिन देख लेना अपना आधे से ज्यादा काम हो गया, मामला खत्म। वहीं कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है देख रहे हो आराम से, कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो उस सिलेबस को देखना, कंप्लीट उसको समझना। तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार किसके आधार पर, पहला तो कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर अपन जीवाणु वाले मानते हैं, अंगों वाले मानते हैं, एंजाइम वाले समझते हैं, और एक धातु आयन वाले हैं, एक्टिवेशन प्राशन नियमन वाले, मतलब पादपों में प्राशन को नियमित करने वाले वो हैं। इसके बाद कौन से, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर दो पढ़ते हैं अपन, कौन कौन से बताओ, एक तो वृहद वाले और दूसरे कौन से, सूक्ष्म वाले। वृहद के भी दो प्रकार पढ़े जाते हैं, एक तो कौन सा, प्राथमिक, और दूसरा कौन सा आता है अपने, द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। तो टोटल जो तत्व पढ़े जाते हैं पादप में कितने पढ़े जाते हैं, 17, ठीक है। वैसे पादप को आवश्यकता 80 प्लस तत्वों की होती है, 80-82 तत्व चाहिए पादप को, लेकिन अनिवार्य तत्व यानी जिसकी कमी और वृद्धि होने पर उस पादप में प्रभाव दिखते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, वो अनिवार्य तत्व अपन कितने पढ़ते हैं, ओनली कितने पढ़ते हैं, 17 ही पढ़ते हैं। बाकी तत्व बहुत सारे चाहिए पादप की संरचना में, उसके विकास वृद्धि वगैरह में, लेकिन अनिवार्यता के आधार पर 17 तत्व अपन को पढ़ने हैं। आगे चलो, कौन सा था ये 5वां था ना। अब देखो 6वां, एंजाइम। बहुत गजब का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम की खोज सबसे पहला है, फिर इसके बाद में एंजाइम की क्या दे रखी है बेटा, संरचना दे रखी है। संरचना के बाद उसके कारक दे रखे हैं प्रभावित करने वाले। चलो कारक से पहले अपन विशेषताओं को लेके चलें। कारक से पहले क्या होगी, विशेषताएं, ठीक है। और उन विशेषताओं के बाद मतलब क्रियाविधि, और क्रियाविधि में अपन को यहां पढ़ने हैं क्या, सिद्धांत। और सिद्धांत दो पढ़ते हैं अपन, एक तो ताला चाबी सिद्धांत और दूसरा प्रेरित आसंजन का सिद्धांत।
फिर इसके बाद में इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन को पढ़ने हैं, और कारक के बाद इसका नामकरण, और इसका क्या पढ़ना है, वर्गीकरण। IUB वाला वर्गीकरण पढ़ना है अपन को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर कितने वर्ग बनाए गए हैं, 6 वर्ग बनाए गए हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपका पूरा लंबा चौड़ा किसका है, एंजाइम का है। ठीक है, इसके बाद एंजाइमों के बाद पादपों में क्या आता है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में देखो 7वां ही आएगा ना, 7वां, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टेक्निकल चैप्टर। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही अपने आप में टेक्निकल चैप्टर हैं, दोनों ही अच्छे चैप्टर हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा मान लो, इसका परिचय मान लो, इसकी खोज मान लो, इसके सिद्धांत मान लो। ठीक है, फिर इस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अंग मान लो, या वर्णक मान लो, या स्थल समझे। तो स्थल समझे तो किसकी संरचना पढ़नी है, क्लोरोप्लास्ट की। मतलब क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में अपन को, इसके बारे में पूरी चर्चा करनी है, पूरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपन को समझना है। और इसके तीनों वर्णक, क्लोरोफिल, कैरोटीनोइड और फाइकोबिलेंस, ये अपन को इसके पूरे वर्णक पढ़ने हैं। क्लोरोफिल है, कैरोटीनोइड है और फाइकोबिलेंस है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट की अपन को किसके बारे में पता करना है, संरचना के बारे में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। अब मेन टॉपिक यहाँ आता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं। मेन कौन सी आएगी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं, कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया होती है कितनी, 2। एक तो कौन सी, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के 2 पार्ट पढ़ेंगे अपन, तो एक तो चक्रीय और दूसरा कौन सा, अचक्रीय। और इसमें कौन कौन से, C3, C4 और एक CAM, केम साइकिल। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, प्रकाश श्वसन, वो अलग टॉपिक है इससे रिलेटिव ही। एक छोटा सा और है, रसायन संश्लेषण, और फिर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। और कारकों में दोनों पढ़ेंगे, बाह्य कारक भी और अंतः कारक भी। तो बाह्य कारक तो कौन से, वातावरणीय कारक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं, तापमान, आर्द्रता, वायु, जल, खनिज वगैरह, ये सारे, ये तो बाह्य कारक। और आंतरिक कारक किसमें आते हैं, पादप की खुद की संरचना के ऊपर निर्भर करते हैं। पादप के कुछ संरचनात्मक तथ्य होते हैं, उसके आधार पर अपन इनको लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 7वां चैप्टर। इसके बाद देखो 8वां कौन सा है, अच्छा ये इसमें लगा है, सही है। हाँ, 8वां कौन सा है, रेस्पायरेशन, श्वसन। तो पादपों में श्वसन की परिभाषा पढ़नी है अपन को। ठीक है, परिभाषा पढ़ने के बाद अपन को श्वसन के प्रकार पढ़ने हैं, और प्रकार दोनों पढ़ने हैं अपन को। कौन कौन से, एक तो ऑक्सीय पढ़ना है मेरे बच्चों, ऑक्सीय श्वसन, और दूसरा अनोक्सीय श्वसन। ऑक्सीय और अनोक्सीय दोनों की चर्चा अपन को करनी है। फिर इसके बाद श्वसन की क्रिया, क्रिया में फर्स्ट आएगा कौन सा, ग्लाइको
लाइसिस। दूसरा कौन सा पढ़ना है, क्रेब्स चक्र। देखो कितनी बड़ी यूनिट है, चैप्टर भी, और चैप्टर में भी टॉपिक और टॉपिकों में भी टॉपिक, इसलिए मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। तीसरा कौन सा आएगा, ETS। तो एक तो इनकी क्रिया और एक इनके अंदर होने वाली ऊर्जा, इसकी चर्चा अपन को यहां करनी है, किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स और ETS के अंदर। इसके बाद एक आता है इसमें रसायन प्रासरणीय सिद्धांत। कौन सा आएगा, रसायन प्रासरणीय सिद्धांत। इसके बाद एक आता है इसमें किण्वन, ठीक है, और एक आता है इसमें श्वसन गुणांक, ठीक है, और लास्ट में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक वो ही आते हैं कौन से, एक तो बाह्य कारक और दूसरे कौन से, आंतरिक कारक। ये सारी चीजें आपको 8वें चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अभी तो नाम नाम लिखा है, सारी चीजें आएगी, डिटेल से बताऊंगा, घबरा मत जाना इनको भाई नाम से। मैंने ये कहा था कि पहले एक बार कम से कम तुम्हें पता तो लगे इन चीजों का कि अपनी चीजें क्या चल रही है, वो सारी चीजें समझाने के लिए मैंने बताई है। इसके बाद 9वां चैप्टर 9 कौन सी है, पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ। तो सबसे पहले वृद्धि के प्रकार, ठीक है, दूसरा वृद्धि दर और दर का मापन और मापन का ग्राफ। इसके बाद उसके कारक, कारक में भौतिक भी, जैविक भी और रासायनिक भी। रासायनिक कारकों में क्या आते हैं, हार्मोन, और हार्मोन कौन से, एक तो वृद्धि प्रेरक और दूसरे कौन से हैं बालको, वृद्धि निरोधक। एक तो वृद्धि प्रेरक और दूसरा कौन सा है, वृद्धि निरोधक। तो इसमें तो वो 3-4 हैं, कौन कौन से, एक तो ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, इथाइलिन और साइटोकाइनिन। इथाइलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक में कौन सा आ जाएगा, ABA। फिर इसके बाद 2 टॉपिक और पढ़ने अपन को, एक तो दीप्ति कालिता, दिख रहा होगा, हाँ, और दूसरा पढ़ना है अपन को कौन सा, बसंती, बसंतीकरण। ये अपन को इसमें टॉपिक पूरे कंप्लीट सिलेबस की अपन ने चर्चा कर ली है, ठीक है। यहाँ इनकी PDF, जो नोट्स की PDF है ना, बोर्ड की PDF, वो आपको सबको प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए आप ऐसे घबराना मत कि जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब समझाएंगे तब चीज़ों को सही आराम से सिस्टमेटिक कर देंगे, ठीक है। चलो, हाँ देखो भाई, फिजियोलॉजी के हिसाब से ये 2 नंबर कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। फिजियोलॉजी के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है अपना, ठीक है, और सबसे पहला टॉपिक कौन सा शुरू होता है, वाटर रिलेशन, किस में, प्लांट में, मतलब पादप में जल संबंध क्या है। तो देखो भाई, शुरू करते हैं। जैविक क्रिया जल पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी भी सजीव के जीवद्रव्य का 90% भाग किसका होता है, जल का होता है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो मेरे मित्रों, मेरे कृषि वैज्ञानिकों,
इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक पादप की जैविक क्रिया में कितना बड़ा योगदान है किसका किसका जल का। मतलब उसके जीव द्रव्य में इतना है तो उसकी जैविक क्रियाओं में वो कितना योगदान देगा। वो सारी चीजें किसके अंदर डिपेंड करती है, जल के अंदर डिपेंड करती है या जल के अंदर निहित होती है। जल की सारी क्रियाएं या पादप की सारी क्रियाएं जल के ऊपर निर्भर करती है। साहब ऐसा क्यों? क्योंकि जल अपने आप में स्पेशल है, जल अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि जल में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जल में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं के कारण जल अपना पादप के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसकी सारी चीजें इनके लिए जरूरी होती है। तो जल के गुणों के बारे में आप सब जानते हो। देखो, सबसे पहला श्रेष्ठ विलायक, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन बंध, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा उच्च क्वथनांक, चौथा विशिष्ट उष्मा। विलायक हो गया, प्रकृति होगी ये सारी। हाँ, पांचवा आसंजन व संजन। देखो मेरे बच्चों, ये सारी चीजें जल के अंदर पाई जाती है। मतलब जल अपने आप में स्पेशल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। देखो, श्रेष्ठ विलायक का मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को क्या रखता है, घोलने की क्षमता। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसके अंदर विलय हो जाते हैं, जल के अंदर विलय हो जाते हैं। आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यही होता है क्या? तो यहां पर ये जो बंध बनता है ना, वो बंध कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बंध। क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी द्रव्य का एक विशेष ताप पर उबलना। मतलब एक विशेष ताप होता है, जिस ताप पर वो उबलना शुरू हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं अपन, क्वथनांक। विशिष्ट उष्मा, इसके अणुओं में एक विशेष प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा किसके रूप में बाहर निकलती है, उष्मा के रूप में। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हिमांक पॉइंट पूछ ले, हिमांक का मतलब क्या होता है, जमना, और वो जमेगा कितने पॉइंट पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आसंजन सहसंजन, आसंजन का मतलब असमान और सहसंजन का मतलब समान। बस इतना ध्यान रख लो। और आकर्षण, ये ध्यान रख लो। सुनो, हाँ जी, क्या हुआ कि जल का जल के साथ आकर्षण, यानी जल का जल के साथ बॉन्ड होना, जल का जल के साथ जुड़ना, वो तो कौन सा हो गया, सहसंजन। और जल, जैसे मान लो ये पाइप है साहब, और इस पाइप के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है, लगातार जल गति कर रहा है, तो इस पाइप की दीवार के साथ भी वो बाउंड करके रहेगा, इस दीवार के साथ भी वो चलेगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सा, आसंजन। तो जल के इन दोनों विशेष गुणों के कारण, जल के दो विशेष ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे गुण होते हैं, जिसके कारण वो लगातार उसके अंदर क्या करता रहता है, गति करता रहता है। छठवां देखो, उदासीन प्रकृति। उदासीन प्रकृति का मतलब ना तो जल अम्लीय होता है, ना ही जल कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, शुद्ध जल की बात है ये, लेकिन उसमें आयनों का विनिमय होता है। जैसे अशुद्ध होते ही जैसे उसमें आयन या तत्व आ जाएंगे, इधर देखो,
आयन या तत्व आ जाएंगे तब वो जल की धारा के साथ या किसी भी विद्युत करंट के साथ वो फ्लो करेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेगा। और अगला लास्ट 7वां गुण है ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है, ये सारी चीजें जल के अंदर होती है बेटा। बहुत अच्छे से मैंने आपके सामने पूरी चीजें रख दी है कि जल के अंदर मेन क्रिया, उस सारी क्रिया किसके ऊपर निर्भर कर रही है, जल के ऊपर निर्भर कर रही है। जीव द्रव्य का कितना भाग है, 90% भाग है, और 90% भाग जल है। तो सीधी सी बात है उस जल के अंदर कुछ, अरे भाई कोई भी स्पेशल क्यों होता है, उसी कोई, जैसे मान लो अपने घर में, समाज में या परिवार में उसी को भाग भाग के नाम लेते हैं, बोले फला आदमी को बुलाओ, उसको बुलाओ। अरे तो उसमें कुछ गुण होंगे तो ही तो उसको बुलाएंगे। आपको, अपन को क्यों नहीं बुला रहा कोई भी, इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि उसमें वो गुण है, वो क्वालिटी है, वो दम है, इसलिए उसको बार बार याद किया जाता है। इसलिए जल को भी समझ लो। मैं तो उदाहरण तो आपके ऊपर ही देना है सारे, अपने आप में कोई पर्सनली मत ले लेना भाई, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो सारे बैठे रहते हैं, ऑनलाइन में सोचते हैं कि मेरे कोई कह रहे होंगे। नहीं भाई, आदत पड़ गई कहते कहते। हाँ, तो ये स्पेशल गुण हैं और इन्हीं गुणों के कारण वो जल पादप के लिए क्या है, जरूरी है। तो पहला पॉइंट अपने जल से रिलेटिव था, शायद उम्मीद है अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पादपों में जल अवशोषण। ये पादपों में जल अवशोषण, इस अवशोषण की घटनाएं हैं और इन घटनाओं में पहली घटना कौन सी है, विसरण। यानी कि पादपों के अंदर जल प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवशोषित होता है, उसका परिवहन होता है। उस परिवहन के लिए दो घटनाएं काम करती है, एक तो विसरण और दूसरी प्राशन। तो विसरण तो अपन अब पढ़ेंगे और प्राशन नेक्स्ट आपकी अगली क्लास में शुरू हो जाएगी। कौन सी, प्राशन। तो इस वाली क्लास के अंदर अपन परिवहन के बारे में या जिसके बारे में चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा किसकी है बताओ, विसरण की। सुनो, ध्यान दो, पहले तो परिभाषा देखो। किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से, किससे, उच्च सांद्रता से किधर की ओर जाना, निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। मतलब किसी भी अणुओं का या पदार्थ के भागों का या तत्वों का या अणुओं का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाह है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अपन इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं साहब कि विलय का अधिक से किधर की ओर जाना, कम की ओर जाना। विलय के अणु, ध्यान रखो, विलय के अणुओं का किधर से किधर की ओर, अधिक से कम की ओर गमन, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। कि विलय के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, उसी घटना को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण को समझने के लिए देखो, सबसे पहला मैं जीरो से ही पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना करें। जो कमजोर बच्चा है वो भी समझेगा, होशियार है वो भी समझेगा, एवरेज है वो भी समझेगा, क्योंकि मेरे को तो उन सब बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। इसलिए सबके हिसाब से जिसका जैसा दिमाग, उसके अकॉर्डिंग मेरी वैसी क्लास। इसलिए मस्त होके आराम से बिना किसी टेंशन के पढ़ो। देखो, आपने एक वर्ड पढ़ा है विलियन। इस विलियन में दो चीज होती है, एक तो होता है साहब विलायक और दूसरा होता है साहब विलय। क्यों, यही दो चीज होती है ना, एक तो विलय और एक विलायक, दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। मतलब एक तो ऐसी चीज जो घुल जाती है उसको तो कहते हैं कौन सा, विलय, और जो घोलने वाला होता है उसको कहते हैं विलायक। तो अब बताओ कौन से अणु जा रहे हैं, विलय के अणु जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखें, सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे आपके पास जल है साहब,
और आपके पास क्या है, शर्करा है, चीनी है। शर्करा या चीनी को जैसे ही अपन पानी में घोलते हैं, शर्करा या चीनी को जैसे ही अपन पानी में घोलते हैं तो एक तो इसमें विलायक है, एक विलेय है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, विलयन बना कि नहीं बना। आगे बात समझ में, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए कि दोनों को अपन ने घोला, आपस में मिलाया और मिलाते ही वो क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन बन गया तो इसमें जैसे मान लो इस पात्र में घोला आपने, ये आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर आपको ये दोनों चीजें घोलनी है साहब, ये तो पैंदा है इसका, ठीक है, इसके अंदर आपको दोनों चीज घोलनी है। एक तो इसमें जल भर दिया, ठीक है, और दूसरा अपन इसमें भर दें, क्या भर दें, ये लो, ये शर्करा डाल दी इसमें। कुछ समय बाद ये पूरा क्या हो जाएगा बताओ, पूरा क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा, ठीक है, और घुलते ही ये क्या बन गया, विलयन बन गया, ठीक है, घुलते ही विलयन बना। तो अब यहां अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि साब इसमें विलेय के कण या विलेय के अणु किधर की ओर गमन करते हैं, विलायक की ओर गमन करते हैं। ये चीज मेन चीज याद रखनी है आपको कि कौन से अणुओं की गति होती है साहब, गति किसकी, विलेय के अणुओं की गति किधर की ओर, विलायक की ओर होती है। भाई देखो पूरी चीज अपन देखो, मेरी एक विशेष बात सुनो, पूरी चीज मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है, उम्मीद तो यही है। मेरे को ये कहा गया कि पीपीटी और वो नोट्स वाली वो सिस्टम बनाओ, बोले ऐसे देखा भी होगा आपने, बहुत सारी क्लासेज आजकल यूट्यूब पे चल रही है, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं। तो उस क्लासों के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई डायग्राम बना दिया, अच्छा सा अच्छी सी आउटलाइन बना दी और अच्छे से नोट्स, और फिर उनको पेन लेके ऐसे ऐसे घिसते रहते हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ हुआ, ये यहाँ से यहाँ हुआ, ये यहाँ, अरे वो तो किताब में भी तो कर सकते हो आप। क्लास का मतलब क्या होता है कि एक फ्रीडम चीज, फ्री माइंड से उस बच्चे को उसके सामने लिखकर समझाना, और वो ये समझे कि मुझे भी ऐसे ही पढ़ाई करनी है, तो ही वो क्लास मानी जाती है, अदरवाइज वो क्लास नहीं मानी जाती। वो तो एक फॉर्मेलिटी तौर पे है कि आप अपनी पकी पकाई चीज उसके सामने रख रहे हो, आपने क्या किया और बच्चे ने आपको कैसे प्रूव किया, कैसे देखा। तो ये क्लास कैसे है, बिल्कुल एज ए ऑफलाइन क्लासेज में होती है ना, वैसे फर्क इतना ही है कि ऑफलाइन क्लास में जो चीज बोल रहा हूं वही लिखा देता हूं, और यहां वो चीज शॉर्ट टाइप में आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट के जो पीडीएफ है उसके रूप में मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से, भाई देखो क्वेश्चन तो वहीं से आना है, यहां जो चीजें लिखी हुई है ना वहीं से आपके सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट आएंगे, और बाकी बाहर से तो कुछ आना जाना है ही नहीं। सुनो सुनो साहब, हाँ जी, पहली चीज आपको याद रह जानी चाहिए कि विलेय के अणु किधर की ओर जाते हैं साहब, विलायक की ओर। अब सुनो, जैसे आपने इसमें सबसे पहले इसमें शर्करा मिलाई, यहां आपने क्या मिलाई, शर्करा मिलाई, तो शर्करा मिलाई तो ये पानी क्या था, स्थिर था, स्थिर को क्या बोलते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज को क्या बोलोगे, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन कुछ समय बाद ये कण आपस में क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब होंगे तो अणुओं में क्या होगी, आपसी टक्कर होगी, और टक्कर से ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा का नाम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। तो अगली बात, विसरण में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। जब अणु आपस में एक दूसरे की ओर गमन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो ऊर्जा कौन सी उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा दिखाई देने लगती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब एक चीज विशेष ध्यान रखना, विसरण एक निष्क्रिय क्रिया है, निष्क्रिय भी है, और एक कौन सी है, स्वतंत्र क्रिया है, कि पात्र में अपने आप ही स्वतः ही होती है।
मतलब इसके ऊपर किसी चीज का कोई इफेक्ट या कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। मतलब अपने आप होने वाली एक क्रिया कौन सी कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है, निष्क्रिय, स्वतंत्र, विलय से विलय की ओर, अणुओं के कारण गतिज ऊर्जा, और विलय का अधिक से कम की ओर। बस ऐसे याद रखो, ये चीजें ऐसे ऐसे याद होगी ना तब जाके अपना काम बनेगा, नहीं अदरवाइज तो फिर वो लाइनें रटते रहो और वो लाइनें खींचते रहो। अब देखो, जैसे आप विसरण की दर कैसे मापते हैं, अपन विसरण का पता कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा किसी कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर इत्र की शीशी खोलो, अरे डीओ, सेंट वगैरह, ये कोई सुगंधित चीज, तो जैसे ही वो इत्र की शीशी खोलते हैं तुरंत उस कमरे के अंदर, पूरे के अंदर वो फ्लो हो जाती है। ठीक है, और ऐसे कोई ठोस चीज को एक जगह रख दिया, साहब मैंने यहां पटक दी, अब वो फैल जाएगी क्या? नहीं फैलेगी। तो विसरण का दूसरा नाम ही फैलना है। विसरण का मतलब जाना, फैलना, या अदरवाइज दूसरी जगह अणुओं के रूप में गमन करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि विसरण किस में ज्यादा किस में कम होता है? तो विसरण सर्वाधिक तो होता है किस में? सर्वाधिक किस में होता है? गैस में। और सबसे कम किस में होता है? ठोस में। अब इसका भी कारण समझ लो। बोलने को तो सब बोलते हैं कि साफ सबसे ज्यादा तो किस में होता है? गैस में, और सबसे कम किस में होता है? ठोस में। कारण क्या होता है बेटा? कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। और उस पदार्थ के अणु आपस में बाउंड रहते हैं, उन अणुओं के उस बंध को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल बोलोगे? अंतरा आणविक आकर्षण बल। दोबारा सुनो, आपस में अणु जो जुड़े हुए होते हैं, बंधे होते हैं, उन अणुओं के बीच बंध कौन सा पाया जाता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। उस बल के कारण वो पदार्थ प्रबल रहता है, ठोस रहता है, ल्यूज रहता है, मुलायम रहता है, गैस रहता है, वो उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में तो क्या होता है? सर्वाधिक होता है, जिससे उसके अणु पास पास होते हैं और आसानी से वो अणु के जो बल होते हैं वो बल टूटते नहीं है। इसलिए विसरण ठोस में तो क्या होता है? सबसे कम। और गैस के अंतराण्विक बल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए वो जल्दी फैल जाता है। क्लियर? नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन के, एक बार नहीं 8 बार देख के सारी चीजें आराम से धीरे 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 समझ लेना। किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं करनी, ऐसे नहीं करना कि बहुत जल्दीबाजी में अपन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं, आराम से इजी वे में आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थी विसरण की सामान्य सी बातें। नेक्स्ट देखो, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विसरण कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होता है, विसरण के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उस चीज की अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, महत्व हो गया। चलो एक चीज यहां थोड़ी सी और बता दें, मैं उसी में एक चीज और बताएं पहले। विसरण दाब, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन डीपी। शॉर्ट में क्या लिखोगे? डीपी, विसरण दाब, डीपी। देखो, विसरण क्रिया से उत्पन्न दाब, विसरण क्रिया से उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है, डीपी। जैसे एक कोई ये पात्र है, इसमें ये अणु विसरित हो रहे हैं साहब, एक अणु तो ये हो गया और दूसरा अणु ये हो गया। इसको कह दिया मैंने, इस पर उत्पन्न होने वाला दाब कह दिया अपन ने dp1, और इस पर उत्पन्न होने वाला दाब कह दिया dp2, और इन दोनों के बीच की दूरी होगी d। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकालना है अपन को, मतलब दो अणु अलग अलग जगह हैं,
दोनों अणुओं के ऊपर उत्पन्न होने वाला दाब भी क्या है, अलग अलग है। तो दोनों अणुओं के बीच में से एक रिलेशन निकालना है, वो रिलेशन क्या है, dp1 माइनस dp2 बटे किसका, दूरी का। मतलब सीधी सी बात मैं ये कहूं, विसरण दाब न्यूनता एक टॉपिक है, यहां से अपन ने निकाला है कौन सा, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता में दाब कितने हैं, 2, तो 2 दाब का अंतर हुआ अग्नि और उनकी दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए अपन ने इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, डीपीडी। तो डीपीडी को दोबारा समझो एक बार, विसरण दाब न्यूनता डीपीडी, 2 दाब का अंतर ही क्या कहलाती है, विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। या पूरा बोलूं मैं आपको, यदि समझाने के हिसाब से, आपको यदि लिखने के हिसाब से, बड़े के हिसाब से बोला जाए तो पूरा बताओ क्या हुआ कि एक किसी माध्यम में, एक किसी स्थान में, एक किसी पात्र में 2 अणु है, जिस पर एक पर dp1, एक पर क्या लग रहा है dp2, और दोनों के बीच की दूरी d है। तो दोनों दाब का अंतर और उनकी दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, देखो ऊपर वाले समानुपाती अंतर और नीचे दूरी कैसी, व्युत्क्रमानुपाती, उसी को ही क्या बोलते हैं अपन, डीपीडी बोलते हैं। तो 2 ऐसे ये पॉइंट थे यहाँ, कौन सा, एक तो डीपी उत्पन्न होने वाला दाब और दूसरा दोनों दाब का अंतर, जिसको डीपीडी कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा शायद, ये गजब का पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, ये आपका क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, आगे एक देखो, सुसाध्य विसरण। मैंने एक चीज शुरू में लिखी आपको कि विसरण साफ निष्क्रिय स्वतंत्र अपने आप स्वतः होने वाली एक क्रिया होती है, लेकिन विसरण अपने आप होने के साथ साथ किसी के साथ भी होता है। मतलब जैसे आप खुद पढ़ रहे हो साहब, तो वो तो आपकी कौन सी क्रिया है, खुद की क्रिया है, स्वतंत्र क्रिया है, अपने आप अपनी मनमर्जी से। और एक जैसे हम क्लास लगा रहे हैं, मेरी क्लास आप देख रहे हो, तो आपके लिए वो क्या हो गई, अपने क्रम में वो साध्य हो गई, इसलिए उसको क्या कह दिया, सुसाध्य। मतलब साथ साथ में उसका काम निकलना या साथ साथ में उसकी तैयारी होना। तो अब विसरण के हिसाब से समझो, विसरण के हिसाब से समझो कि किसी विसरित अणु का वाहक या माध्यम द्वारा प्रवाह है, यानी किसी भी अणु का, किसी कोई विसरित अणु है साहब, कोई शर्करा का अणु जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वैसे तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन वो किसी के साथ जुड़कर जाएगा, तब उसको अपन ने क्या कह दिया, विसरित, वो सुसाध्य विसरण, किसी के साथ चलकर जाना। तो यहां माध्यम या वाहक होती है ना, उसको ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां माध्यम जो होती है ना, वो होती है मेरे बच्चों प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सी, पोरीन प्रोटीन, पोरीन या एक्वा पोरीन, पोरीन या दूसरी इसका नाम कौन सा है, एक्वा पोरीन। ये लो, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको कि सुसाध्य विसरण में माध्यम का या वाहक का काम कौन करती है, प्रोटीन करती है, कौन सी, एक्वापोरीन या पोरीन प्रोटीन। अब ये सुसाध्य विसरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। साहब पहला देखो, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, और तीसरा है एंटीपोर्ट। सिलेबस आपका पूरा होगा और वो भी डिटेल से होगा, बहुत गजब से होगा, बहुत अच्छे से होगा, जिसमें सारी चीजें आपकी कुछ भी नहीं रहेगी। ये मत सोच लेना कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, घास काट देंगे फटाफट हो जाएगा, चाहे 100, 200, 150 जितनी भी क्लास होनी है सब होने दो,
मस्त रहो तुम आराम से, तुमने तो पैसा एक बार दे दिया ना, काम हमारा है, ठीक है। सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट, तीन ये माध्यम है, तीन ये तरीके हैं सुसाध्य विसरण के। कौन कौन से? सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एक कौन सा हो गया? एंटीपोर्ट। देखो तीनों तरीके क्या क्या हैं। जैसे ये कोई कोशिका है साहब, और इस कोशिका के ये कोशिकीय पदार्थ, ये विस्तृत होने वाला अणु है, और ये एक और ये प्रोटीन है। ये तो अणु और ये प्रोटीन, समझ में आ गया? अब ये साहब इसको पार करके इसको इधर जाना है। किधर जाना है? इधर जाना है, इस साइड में। तो इधर भी क्या होगा? अणु बनेगा और प्रोटीन आएगी, यही तो होगा ना। तो सिम्पोर्ट में तो दोनों साथ जुड़ते हैं, दोनों साथ 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 ऐसे आ जाएंगे इधर। यूनिपोर्ट में प्रोटीन तो आगे चलेगी और विस्तृत होने वाला अणु उसके पीछे चलेगा, ठीक है। और एंटीपोर्ट में इधर से जैसे कौन आया? वाहक आया, तो इधर से विस्तृत होने वाला कौन चला जाएगा? अणु। दोबारा समझो इस चीज को, दोबारा समझो। मुझे पता है दिक्कत है, दिक्कत नहीं रहने दूंगा, दिक्कत आपकी सारी निकाल दूंगा। टॉपिक से रिलेटिव कोई भी समस्या है ना, वो सारी जड़ से लेकर बाल बाल की खाल निकाल दूंगा पूरी। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पहली क्लास देख के ही कोई बच्चा घबरा गया, बोले नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, ये कैसे बता दिया, क्या? वो तो सिलेबस था, बताना था। टॉपिक तो अब शुरू हुआ है, मजे वाली चीज तो अब आ रही है, ठीक है। मतलब दोनों साथ जुड़कर आते हैं, मतलब वाहक को प्रोटीन जोड़कर उसको ले आती है, तब तो उसको सिम्पोर्ट। प्रोटीन आगे चलती है, उसके रास्ते पीछे पीछे कौन आ जाता है? वाहक आ जाता है। और एंटीपोर्ट का पहले वाहक रास्ता बना देता है और फिर प्रोटीन, वो आपका अणु है विस्तृत अणु, उसके साथ जाता है। सेम डिट्टो समझो। आपने किसी दोस्त को बुलाया, ठीक है, तो वो दोस्त को बुलाने के लिए सबसे पहले तो आपको ने ये कहा कि साहब स्टैंड पे उतर जा, मैं तेरे को ले आऊंगा। क्या हुआ? सिम्पोर्ट, ठीक है। क्या हुआ? सिम्पोर्ट। दूसरा, आपने थोड़ा हल्का सा उसको रास्ता समझा दिया, और रास्ता समझा कि ये कहा कि मैं तो मेरे घर से निकलकर इस रास्ते रास्ते आ रहा हूं और तू सीधा मेरी डायरेक्शन में आना, दोनों मिल जाओगे, ठीक है। सेम यही होगी ना। और तीसरी स्थिति क्या होती है कि आपस में अपोजिट होता है। मान लो आपस में नहीं बनती है चीजें एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कहेगा? भैया तू तेरे मैं मेरे। मतलब उस स्थिति में वो दोनों आदमी क्या करेंगे कि बोलना मत, क्रॉस मत होना, ठीक है, मतलब उसके साथ वो चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो ऐसी है, सुनो ध्यान दो, एक चीज तो ऐसी है कि वो साथ साथ आपने उसको स्टैंड पे पकड़ा और उसको साथ साथ ले आए, बोले साहब चल तू भी मेरे साथ चल। दूसरा कौन सा? आगे पीछे, आपके साथ कोई हो गया, वो पीछे आ गया, और दूसरा आपस में रास्ता क्रॉस, ठीक है। आगे होगी समझ में मेरे हिसाब से सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। आपकी तीनों माध्यम है, और तीनों माध्यम किसके हैं? सुसाध्य विसरण के हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, आप क्या पढ़ रहे हो? विसरण क्रिया पढ़ रहे हो। तो विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विसरण को प्रभावित करती है? देखो, सबसे पहला ताप, दाब, पदार्थ की अवस्था और पदार्थ का घनत्व। ये चार चीजें अपनी विसरण को प्रभावित करती है। कौन कौन सी? ताप, दाब, अवस्था और घनत्व। किसी भी माध्यम का अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विसरण दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब ताप के समानुपाती कौन? विसरण दर उसके समानुपाती होती है, ठीक है। बाद में बताऊंगा उदाहरण से। दाब बढ़ाओगे तब भी विसरण दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अवस्था कितनी? पदार्थ की ठोस,
द्रव्य और गैस, तीन अवस्थाएं होती है। मैं बता चुका अंतराण्विक बलों के बारे में पहले ही। तो सर्वाधिक विसरण गैस में, फिर सब इससे कम द्रव्य में, और सबसे कम विसरण किसमें? ठोस में। और ये है घनत्व, यानी अणुओं की सांद्रता के ऊपर, घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ग्राहम का नियम है यहां एक। और ग्राहम का नियम क्या कहता है कि विसरण के जो अणु हैं या दर हैं वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? विसरण दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोबारा समझो, विसरण दर अणुओं के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी भी अणु का जो घनत्व होता है ना, उस घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती कौन होगी? उसकी दर होगी। ठीक है, यहां ये डी किसको दर्शाता है? अणु के घनत्व को दर्शाता है। अब सुनो, थोड़ी सी डिटेल से समझ लो एक बार, कि जैसे आपने किसी पात्र में साहब पानी के अंदर चीनी घोली और उसको गैस पे या किसी गर्म वस्तु पे क्या किया? चढ़ा दिया। चढ़ाने पर उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से उनके अणु क्या हुए? डिस्टर्ब हुए, टक्कर बढ़ी, टक्कर बढ़ते ही विसरण दर क्या हो गई? बढ़ गई। आपने किसी चीज को हिलाया, हिलाकर उसके अणुओं में दबाव डाला, तो दबाव से भी टक्कर बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी, विसरण दर बढ़ गई। ये ठोस द्रव्य वाला मैंने बता ही दिया। और घनत्व में ग्राहम का नियम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिस्ट्री वगैरह में भी रहता है ये। और ग्राहम का नियम क्या कहता है कि विसरण दर घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो आगे, विसरण का महत्व क्या है, मतलब विसरण किस काम के लिए आता है? देखो, विसरण एक निष्क्रिय क्रिया है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो इसका यही है, O2 CO2 का विनिमय। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इसके द्वारा किसका विसरण होता है? गैसों का विसरण। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के समय गैस से आपसी आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है। वो गैसों का विनिमय किससे होता है? विसरण से होता है। मतलब विसरण के द्वारा गैसें क्या होती है? एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती है। गैसों का मेन काम यही होता है कि आदान प्रदान होना। दूसरा जल परिवहन में सहायता करेगा। निष्क्रिय जल परिवहन, निष्क्रिय जल परिवहन। तीसरा करेगा एक वाहिका से दूसरी वाहिका में जल स्थानांतरण। और चौथा काम करेगा खाद्य पदार्थों का परिवहन। यह चौथा काम कौन सा करेगा कि आपके ऊपरी भाग में पत्तियों के अंदर विलयशील शर्करा है, उस विलयशील शर्करा के परिवहन में या उसके स्थानांतरण में मेन सहायता कौन करता है? विसरण करता है। विसरण का मेन काम यह है कि एक तो जब रंध्र खुलते और बंद होते हैं ना, उस समय गैसों का आदान प्रदान विनिमय करना, बिना ऊर्जा खर्च किए जल को ऊपर लाना। एक वाहिका से ट्रैकिड वगैरह जाइलम की वाहिकाएं, वाहिनियां होती है ना, उनके अंदर जल को आपसी आदान प्रदान करना बिना ऊर्जा खर्च किए। और खाद्य पदार्थ जो पत्तियों में निर्मित होते हैं ना, उन सभी खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करना। ये आपकी अगली क्लास की बातें थी, सुनो। यहां से अपन ने शुरू की थी। सबसे पहले अपन ने इसका मेन परिचय बताया था। परिचय के बाद अपन ने इसके पॉइंटों के बारे में चर्चा की थी सारे, ठीक है। और पॉइंटों के बारे में बाद में अपन ने यहां से एक टॉपिक शुरू किया था, ये वाला। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले कौन सा? वाटर का संबंध, रिलेशन। तो यहां जल के उसके विशेष गुणों के बारे में देखा था। गुणों के बाद अपनी जल अवशोषण की क्या आ गई? घटनाएं आ गई। जल अवशोषण की घटनाओं में मेन घटना अपन किसको पढ़ रहे हैं? विसरण को पढ़ रहे हैं। तो विसरण के सारे गुण और उसकी परिभाषा और उसकी क्रियाविधि सारी कंप्लीट हो गई थी।
फिर विसरण क्रिया में उत्पन्न होने वाला दाब और विसरण क्रिया में उत्पन्न होने वाले दाब का अंतर, डीपीडी, वो सारा यहां आपका कंप्लीट। फिर इसके बाद में एक विसरण से हटके ही क्रिया होती है, क्योंकि विसरण वैसे तो चलता कौन सा है, स्वतंत्र क्रिया होती है, निष्क्रिय क्रिया होती है, अपने आप होती है, इसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि इसके साथ कोई साधन मिल जाता है तो वो हो जाता है सुसाध्य। और साधन कौन होती है, प्रोटीन, जिसके तरीके मैंने आपको सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट 3 प्रकार के बताए। फिर इसके बाद विसरण को प्रभावित करने वाले कारक की कब बढ़ेगा और कब घटेगा, और किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा, वो सारी चर्चा अपन ने कर ली। और फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सा, विसरण का महत्व है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे कृषि वैज्ञानिकों, आज अपन ने जो चर्चा की ना, वो पादपों में जल संबंध की चर्चा की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी और बॉटनी की यूनिट थी। और बॉटनी की यूनिट में ए यूनिट में से ये 6वां टॉपिक था आपका। नाम तो बहुत छोटा है, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन इसमें लगभग 10-12 चैप्टर हैं। उनमें से पहला चैप्टर अपन ने जल संबंध की पहली क्लास कर ली है, जिसमें पहली घटना विसरण कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का टॉपिक देखेंगे। आराम से क्लास को देखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत करना। थैंक यू।